आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं और अब बारी है साड्डा जीवन उच्च बिजार की। बिहार के गोपालगंज से है ये खबर। और हुआ ये कि पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली करीब 9 महीने पहले, और उसी के आधार पे पुलिस ने जनवरी में इसी साल रामपुर टेंगराही गांव के पास छापेमारी की। छापेमारी में 960 बोतल शराब की जब्त हुई, जिसे एक बैलगाड़ी में पशुओं के चारे में छिपा कर रखा गया था। और फिर पता किया तो जो अभियुक्त हैं ओम प्रकाश यादव और उनके जो 2 बैल थे जिसमें वो रखा गया था, हीरा और मोती, उनका जो गुनाह था हीरा मोती के लिए ज़्यादा टफ पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने शराब को तो जब्त किया ही, बैलों को भी जब्त कर लिया। गाड़ी जब्त लेके जा रहे थे। हाँ, तो अब जा कर के उनकी रिहाई हुई है। तो ये बताने में अपने आप बिजार लग रहा है कि बैलों की रिहाई हुई है, पर उसकी भी कहानी है कि बैलों की नीलामी हुई। बोला कि इनको नीलाम करो, अब ये तो जब्त किया गया है तो उससे कुछ धन आएगा। तो 38,000 के बैलों की कीमत 60,000 रखी गई, किसी ने ख़रीदा नहीं। तो ओम प्रकाश यादव ने ही फिर उनको ही आधे कीमत पर उन्हीं के बैल लौटा दिए गए। जब इंसाफ है। ओम प्रकाश ने खरीदा क्योंकि विभागीय निर्देश है कि जो राशि है उसकी वैल्यू का 50% राशि जमा करने पर रिलीज़ किया जा सकता है उसको। तो ये बिजार खबर है कि शराब थी, बैलगाड़ी में थी, बैल जेल गए, नीलामी पे वापस घर आए। चूंकि बिहार से आया तो उतना बिजार नहीं लगता है। हाँ, लेकिन मतलब बैलों ने बैल को जब्त किया, ये बहुत कमाल है। अच्छा, ये जब उनको वो तो खैर बैल थे, गाड़ी को जब्त अरेस्ट करना जब चाहिए। कर लिया तो बैल तो मिलना चाहिए ना अदालत से। लोग तो बैल ही लेने जाते हैं। पर 2 बैलों की कहानी, हीरा मोती हाँ, हीरा मोती नाम भी हीरा मोती। ऐसा कैसे होता है? बैल जब 2 होते हैं तो उनके नाम हीरा मोती। ये दोनों के साथ त्रासदी है, कुत्ते और बैल दोनों की त्रासद कथा है भारत में। 100-150 साल में हीरा और मोती ही नाम रखे। खौराहा से खौराहा कुत्ता गांव का, ए मोती आवा मोती। लेकिन अब कुत्तों का लोहा जब से लोहा मार्केट बानर भगा लोहा मार्केट जब से कुत्तों का हो गया ना, अब हीरा मोती नहीं रहे, गाँव में भी वुल्फी होता है। ना जैकी जैकी। हाँ। हमारा जैकिया कैसे भूल गए तुम? जैकी शरीफ। टॉमी बहुत पॉपुलर नाम हो रहा है उस टॉमी, समय। हाँ, टॉमी। टॉमी। लेकिन हम लोग जब लल्लन टॉप 2017 चुनाव कवर करने जा रहे थे और 2 टीमें थी, तो बोले इनका नाम कुछ रखना चाहिए। गाँव के हीरा मोती रहा। हीरा मोती अभी तक वो नाम चल रहा है। बिहार में क्या है कि अभी एक राजद के विधायक हैं, वो इंटरव्यू दे रहे थे तो बोले कि मतलब आदमी नशा तो करता ही है, शराबबंदी जो है नीतीश बाबू ज़बरदस्ती करवाए हुए हैं, जबकि नीतीश बाबू खुद ही टेलीविज़न पे बोल रहे थे, वो खुद ही गांजा पी के ऑफिस जाते हैं, रोजे गांजा पीते हैं वो। तो इस पे जदयू वाले भड़क गए, उन्होंने चारा घोटाला इत्यादि इत्यादि उठाना शुरू कर दिया कि तुम अपने नेता को देखो, हमारे नेता को तुम गांजा पीने वाला कैसे कह सकते हो। लेकिन ये है कि एक आदमी की जिद, जो हमने पहले भी ये बात की है अपने यहाँ 3 ताल में, एक आदमी की जिद है कि शराब नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी। जनता ने उनको इलेक्ट किया है, महिलाओं ने उनको वोट दिया है, ये अपेरेंटली एक मुद्दा है। अब उनकी पार्टी हालांकि ख़त्म हो जाएगी थोड़े दिनों में, पर क्या करें, ऐसा संजोग है लाइफ में, ऐसा होता है। पर उनकी पार्टी को जनता, महिलाएं बहुत एक बड़ी संख्या में वोट देकर जिताती थी कि आप यकीन नहीं करोगे। मैं मेरे पास एक मतलब लोकल न्यूज़ में देखता रहता हूँ अपने इलाके की, क्योंकि वो अखबार वहाँ से आते नहीं यहाँ पे। ज़्यादातर खबरें सिर्फ इसी बात की होती हैं रोज़, शराब पकड़ाई, शराबी पकड़ा, शराब पकड़ा। पुलिस लगी हुई है इसमें शराबी को पकड़ने में, कि 3 शराबी वहाँ, 1 शराबी वहाँ, 1 शराबी वहाँ। शराबी बीजेपी भी तो बोतल सूंघ रहे थे वो। हाँ, तो विचित्र अवस्था में है वो राज्य। और वो सामान्य काम, अभी ईशुदान गढ़वी हैं भाजपा के, ये आपके नेता चुने गए हैं फोन पे, सीएम फेस। यार सीएम ही क्यों नहीं चुन लेते फोन पे, क्या इलेक्शन करवाना है ना। हाँ, मतलब कितना खर्चा बचता है, कितना खर्चा बचता है। 30-40 हज़ार रुपये सर्वर स्पेस लेकर के एक SMS बनवा करके डाल दिया अपना एजेंसी फोन कर दिया, हो गया कि भाई ईशुदान गढ़वी जो उनके उम्मीदवार हैं, उन पे एक मुकदमा हाल में हुआ था शराब पीने का। तो लोग ये सोच रहे थे अनदर भगवंत मान, देखा नहीं यार, भगवंत मान का प्रॉब्लम है, ये तो शौक है, ये तो सिर्फ पीता है।
तो जेल गया या उन पे केस मुकदमा इसलिए हुआ कि एक सामान्य चीज जो सब जगह रेगुलर है वहां पे इलीगल है। और बिहार में यही किया है इन्होंने। जिस चीज को आप यहाँ सामान्य मानते हो वहां पे इलीगल है। और नीतीश कुमार की जिद है, उसके चक्कर में आदमी तो आदमी बैल पीस रहा है। नहीं, बैलों ने आदमियों को बंद कर दिया। हम तो कह रहे हैं कि वो बैल, आप देखिए इस पूरे कथानक में जो सबसे रोचक तथ्य है वो ये है कि इस पूरी पटकथा में बैल 2 पैर के हैं और 2 आदमी कानून में सजा याफ्ता होकर के अंदर गए, अरेस्ट हुए, वो 4 पैर के हैं। हीरा और मोती को बैल नहीं माना गया है, वाहन जिसमें शराब लदी थी उसका चालक माना गया है। तो उनको मनुष्य योनि से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गया है। और ये लोग जो 2 पैरों पे गए थे, ये कैसी बैल बुद्धि है कि बैलों को आदमी समझ के इन्होंने अंदर किया है। और बैल वाहन नहीं है भाई, बैलगाड़ी वाहन है। हाँ, तो आप वो पीछे का कैरियर वो ले जाओ, लकड़ी वाला। गाड़ी के साथ ड्राइवर की जब्ती जो है वो हर जगह होती है। चला कौन रहा? इंजन है ये तो समझे नहीं ना। लॉजिक यही है कि ये इंजन है। लेकिन उनको, हाँ, इनको जो हाँक रहा होगा वो ड्राइवर है। बैल अपनी मर्जी थोड़ी ना दे, मोती चल यार, चल शराब लेके चल, आज शराब लेके चलते, आज दारू लेके चले, आज टंटापुर में जमेगा। वो नहीं, एक तर्क। अरे जो काम पेट्रोल और ब्लॉक और ये पिस्टन और ये क्या क्या कंप्रेसर, जितना पूरा पार्ट है इंजन का, जो पूरा मशीनरी है कार का, वही काम तो ये दोनों बैल कर रहा है। आपने वैसे कभी बैलगाड़ी चलाई है? हाँ, बैलगाड़ी चलाई है, बैलगाड़ी बैठे हैं, बैलगाड़ी घूमे हैं। और खेत में भी कभी बैल चलाए? खेत में बैल दोनों तरह के। जो हल वाला बैल है उसका हल का मूठ भी पकड़ा है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, हालत खराब हो जाती है। हल वाला मुझसे कभी नहीं हुआ, पर जो चौकी होती है ना, उस पे खड़ा होना सबसे आसान काम है। बहुत मजेदार होता है। जो परती लगाते हैं, और परती इसलिए लगती है कि जो समतल करना है, केवल उस जगह को समतल नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि पानी के कटाव की वजह से अगर खेत एक तरफ झुका है या बाढ़, लगातार बारिश हुई है, बाढ़ आई है, तो किसी एक तरफ से पानी खेत से बाहर निकलता है। जिस तरफ से खेत से पानी बाहर निकलता है वहाँ पे मिट्टी अतिरिक्त जम जाती है और एक तरफ से कटैया हो जाती है, तो खेत ऊपर नीचे हो जाता है। उस ऊपर नीचे हुए खेत को गुड़ाई करके अगर ये आप परती लगा दें, ये पचड़ा डाल करके, जो 2-4 लौंडा बैठा, समतलीकरण हो जाता है। 2-4 गधे लगा। अरे उसमें पकड़ने के लिए भी कुछ होता है ना। ठीक है, उसको पकड़ के बैठ जाओ, कभी खड़े हो जाओ, बहुत एंजॉयमेंट है, अवधान होती है उसमें। तो वो है। और वही नहीं, मतलब सबसे खतरनाक काम होता है ट्रैक्टर का जो डाला होता है। ये ट्रैक्टर के पीछे जो हल का भाई लगता है ना, चौड़ा वाला, 7 दांत वाला, उस पर भी बैठना जो है बहुत आनंददायक है। वो भी आनंददायक है। हालांकि ये रहता है कि पैर बार नीचे आएगा तो बेटा रपटा ही जाओगे, इसमें बैल की तरह रुकेगा नहीं ना, ले बहेगा। लेकिन वो कई बार क्या होता है, उस पर एक आध लोग लदते हैं ताकि वो नीचे से, अगर बहुत चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी वाला खेत है तो वो धंसेगा नहीं, और धंसेगा तो एक जगह पे उखड़ के फिर ऊपर आएगा, फिर अंदर वापस नहीं धंसेगा। तो उस पर वेट के लिए कोई मिडिल लेवल का आदमी, इंटरमीडिएट हाई स्कूल टाइप का लौंडा कोई खड़ा कर देता, बेटा जब तक मैं बड़ा हुआ, हमारे यहाँ खेती जो हमारे घर में खास करके उस बैल से ही होती थी। ट्रैक्टर हमारे यहाँ दाल की मलैया पॉपुलर नहीं हुए थे, मूंग की दाल, उड़द की दाल, और इनको काना जाता था। तो कहीं पे खलिहान में सारी दाल काट के आई, और ये तो अरहर की दाल ऊंची होती है, लेकिन बाकी दाल तो सब नीचे लेवल पे लगती हैं। उनको काट करके वहाँ पे डाल दिया जाएगा एक जगह पे, गोल गोल उसको लाठी मार के फैला देंगे। और उसके बाद में एक आदमी छीका बांध के बैलों के मुंह में, जाली जो होती है वो छीका बांध करके और उसको चलाना शुरू करता है। तो बैल उसको कचरते रहेंगे, वो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि दाल से खुशबू बहुत अच्छी सौंधी उठती है। बैल को लगता है कि जलेबी की रखवाली कुत्ती है ना, सौंधी खुशबू आ रही होती है, और वो फिर उसकी मलाई करते हैं। यही नहीं, अगर वो अन्न दाना जो है अलग हो जाता है, तो दाना छिटक के लगा होता है। गन्ना पिराई में कोल्हू में वही विधि है। यही नहीं, आपका ये भूसे की मलाई, जब थ्रेसर नहीं होते थे
तो गेहूं माड़ करके ही निकाला जाता था, क्योंकि धान को आप पीट के निकाल सकते हैं, गेहूं को आप पीट के नहीं निकाल सकते। लोगों को समझ नहीं आता है, उनको लगता है कि नहीं सब एक ही तरह होता है। धान पीटा जाता है, धान थ्रेसर में नहीं लगता है। थ्रेसर बैल का सब्स्टिट्यूट है कि भूसा अलग कर देगा और जो भारी चीज़ होगी वहीं की वहीं गिर जाएगी तो नीचे आ जाएगा। और दाल की मलैया जब करते थे बैल, तो उसके बाद में फिर उसको टोकरों से भर के एक जगह पे गिराया जाता था और 2 लोग चद्दर से अगर हवा नहीं हो, जनरली हवा देते थे, तो भूसा अलग गिरेगा और ये अलग खींचेगा। और जो बीच में कश्मीर होता था, उसको फिर 2-3 बुजुर्ग औरतें सूप से पछोर के कश्मीर वाला सही होता है। जो मड़ैया वाली आप बता रहे हैं ना कि बैलों के मुंह पे छीका लगा के, यानी मुंह बांध के उनको चलाया जाता था ताकि वो दाल अलग हो जाए। तो एक तर्कशास्त्री हुआ करते थे, तो उनको आदत थी बड़ी ये सब तर्क करने की। तो एक बार एक आदमी ने, एक किसान ने उनको चला दिया और वो आके बैठ गया, अपना सुस्ताने लगा। तो तर्कशास्त्री उनके पास आए, बोले तुम यहाँ सुस्ता रहे हो, तुम्हें कैसे पता तुम्हारे बैल काम कर रहे हैं वहाँ पे? बोले मैंने उनके गले में घंटी बांध रखी है। बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी सिर्फ मुंडी हिला रहे हैं और उससे भी घंटी बजेगी, क्या गारंटी है कि वो काम कर ही रहे होंगे? बोले महाशय वो बैल हैं, आपकी तरह तर्कशास्त्री नहीं। अच्छा, हीरा और मोती के हालात के बारे में कुछ पता है कि वो थाने में रहकर? ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, कि वो किसी रिपोर्टर ने लिखना उचित नहीं समझा, उस संवेदना से महसूस नहीं। 30,000 रुपये, हाँ वो तो संवेदना बची नहीं। थाने के आसपास घास लंबी होती है, तो हाँ हो सकता है, ठीक है। नहीं, लेकिन ये भी इन्होंने नीलाम करके इसलिए उसको मुक्ति पाई है कि भूसा इतना महंगा है इस बार ताऊ पूरे उत्तर भारत में, फॉडर पूरे देश में, हाँ इनफैक्ट वर्ल्ड में। हाँ, लेकिन बाकी देखो तो गेहूं का उतना फूड शॉर्टेज है, फॉडर शॉर्टेज है। फॉडर शॉर्टेज उससे तगड़ा है इस बार। मतलब 1,500-2,000 रुपये क्विंटल भूसा अभी गया है, जब गेहूं कतराई हुई है। लोग नहीं समझ में आता है कि भूसा का भाव क्या चल रहा है। हम लोग 60 रुपया 40 रुपया क्विंटल, 60 रुपया क्विंटल भूसा एक टाइम में लिए। 100 रुपये क्विंटल भूसा हुआ तो लगता था साला 1 रुपया किलो भूसा हो गया। बताइए 1,500-2,000 रुपये किलो सीजन में जब भूसा कट के तैयार हो रहा है, तब गाय मर रही हैं। किसी भी जिले में आप चले जाइए, पशु मर रहे हैं और भूसा कम है। रियल क्राइसिस है ये। अगर जानवरों का जेल वाला सीन सच में हो जाए, मतलब असली हो, तो नहीं, उनको कांजे हाउस काहे नहीं भेजा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई बच्चों की जेल है, हाँ। महिलाओं की जेल है, पुरुषों की जेल है, तो उनको आप कैसे जेल में रख सकते हैं? अरेस्ट करके कहाँ रखा था उनको? वो तो थाने में कहीं बांध रखा होगा। वो तो वो ताऊ बंदर की तरफ हैं, पर अगर उनके उसमें होता तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जेल में बंदर ही जाते जानवरों के उसमें, अगर जेल। हाँ, क्योंकि उनको उन पे चोरी का भी इल्जाम लगता है। बैल चोरी नहीं करते, बंदर तो बहुत कुछ बैल डकैत होते हैं, खेत में घुस जाते हैं। सुधार गृह खोले जाते बंदरों के लिए अलग से। और बैल कभी भी मनोरंजन के लिए कुछ नहीं उठाते, खाने के लिए उठाते हैं। हाँ, उनका मनोरंजन से कोई वास्ता नहीं है। बंदर जो है मनुष्य की तरह है, या मनुष्य बंदर की तरह है, मनोरंजन के लिए भी चीजें उठा लेता है कभी कभी। क्लिप्टोमेनिया जो होता है, चश्मा बताओ ले जाता है, वो भी पावर वाला, लोगों का छीन के। वो भी पावर वाला। हाँ, क्या करेगा उसका? रेबन टाइप ले जाता है, तो मैं समझता भी हूँ कि धूप कड़ी है, उसको लगा होगा, यूज कर लेंगे थोड़ा। अच्छा, उसको मालूम होता है, वो रेबन वाला ले जाता है, तो उसका जो ये होता है कान पे लगाने वाली डंडी, सबसे पहले वहाँ पे दांत लगाता है। वो ग्लास और वो नहीं निकालता, वो लग भी सकता है, उसको मालूम है, उसको पता है कि वहाँ पे निशान लगा, यहाँ रबरी है। और ये शाहबाद, रामपुर, चंदौसी, मुरादाबाद, इस तरफ के बंदर। नहीं, आगरा में तो उनको ट्रेन किया है कि देखो डैमेज नहीं करना, पैसे मिलेंगे। मथुरा में भी उसी तरह के। हाँ, मथुरा वृंदावन में भी वो आपको कुछ देना पड़ता है उनको वापस। कपड़े जो है वो ले जाते हैं और आपके सामने बैठ के ना दांत लगाने का अभिनय करते हैं, बटन पे सिर्फ दांत लगाते हैं। अगर आप देरी कर रहे हो रोटी ला, अगर आप चले गए, अरे आ रहा हूँ, और आप चले गए अंदर, तो कुछ नहीं करेगा। फिर आप आओगे, आटा या रोटी लेके दोगे तो वो कपड़ा छोड़ जाएगा। अगर आपने देरी लगा दी या मारने भगाने की तो हाँ, खवाओ दे, फाड़ दे। हाँ, तो बटन, उनको टेक्निक मालूम, बटन के पास लगा के चर्र। अच्छा, फिर फटा हुआ छोड़ भी जाता है कि रख लो। जैसे महिलाओं के पर्स छीन के भागते हैं वो, है ना, तो आदमियों की तरह पर्स टटोलते हैं, क्या है, एक दो चीजें बाहर फेंक दी, एक दो चीजें रख ली। और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर लोगों को मांगना। फिर वो किसी पेड़ पे चढ़ गए, किसी के लेंटर पे चढ़ गए,
और फिर उससे बेगिंग कर रहे हो आप, और वहीं पे एक आदमी सडनली आता है कि आपका है, भाग गया लेके, हाँ कैश भी होगा उसमें तो। ले दें, कुछ दीजिएगा तो उसकी बनी होती है उनसे। बहुत सारे दलाल होते हैं वो। हाँ, दिल्ली में तो पकड़ा गया था एक, जो कि घड़ियां चुराने के लिए उसने ट्रेन कर रखा था। वो लोगों के घर में घुसता था, घड़ी लेके आ जाता था और वो जमा करता था मिंटो रोड में। सरकारी कर्मचारी थे रेलवे के, वहाँ पे वो बने हुए हैं। हाँ, उसमें से किसी ने कंप्लेंट किया, फिर उस पर थोड़े अफसर टाइप के थे, तो थोड़ी सी जांच पड़ताल हुई। वह बंदरों का आतंक है, तो बंदर को एक आदमी ने ट्रेन कर रखा था कि घर में घुसना है, ये चीज़ लानी है। वो जाके लाता था, वो उसको खाना पीना खिलाता था, मस्त रहता था। वो दिन भर वो उसके बिहाफ पे चोरी करता था। रेलवे स्टेशन गया, हीरा मोती की गति इसकी भी होती है। सही अच्छा, अधिकारियों ने भी कहा होगा कि ये सही है मिंटो रोड वाली घटना। नहीं मतलब कह रहा हूँ ये स्कीम भी सही है। ऐसे अगर आप 100 बंदर ट्रेन कर दो, एक ऐसा सेंट्रलाइज प्रोग्राम लाके कि मोबाइल लेके जिंदगी आना भर है कुछ बस। कमाने की जरूरत नहीं है। अभी जो बेचारे मोटरसाइकिल पे चल के रिस्क लेते हैं, चेन छीनना, मोबाइल छीनना, हाँ। है ना, ये जो दो पैरों वाले बंदे हाँ, हैं, लो रिस्क बिजनेस है ये, एकदम लो रिस्क है। किसी को पता नहीं किसने ट्रेन किया और क्या है। हाँ, उसमें वही है कि लोग बाद में कहेंगे कि इमरान खान बनना साले घड़ी बेचोगे दूसरे की। ये आ बैल मुझे मार कहाँ से आया है? हम्म? आ बैल मुझे मार, इस कहावत की क्या कि है? बैल जो है कोई अटक दलाई नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रोवोक करके हाँ। ना आप स्वयं इनवाइट कर रहे हैं। वैसे मरकहे बैल देखे हैं आपने? ज्यादा मरकहे बैल होते हैं या साण? मुझे तो साण ही ज्यादा मरकहे लगते सांड बहुत मरकहे होते हैं, क्योंकि सांड अभ्यस्त नहीं होते हैं किसी भी तरह के डिसिप्लिन के। देखिए, दोनों एक ही हैं। हैं। हाँ वो तो जो मुक्त है वो सांड है, जो गिरफ्त में है वो बैल है ना। तो अब बैल का संकट क्या है कि वो एक भी कदम अपनी इच्छा से चला नहीं है। उसकी ट्रेनिंग ये है कि तुमसे जब कहें कि चलो तो तुम चलो, तुमसे जब कहें कि रुको तो तुम रुको। और उसकी नाक में पड़ी होती रस्सी, है ना। वो सबसे कष्टप्रद जगह है। आप दो जानवरों की पीड़ा को कभी समझने की कोशिश करें, एक नाक में रस्सी वाला बैल और एक जबान और होठों के बीच में जंजीर पड़ा हुआ घोड़ा, अश्व। इसलिए धूमिल कहते हैं ना कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो इन दोनों जानवरों का सोचिए कि इसीलिए इनका डिसिप्लिन हद से ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि बहुत समझदार हैं, ये अंतहीन पीड़ा के साक्षी लोग हैं, भुक्तभोगी हैं। वो जरा सा फुनगी मारते हैं ना बैल के, उसमें वो तुरंत चिचिया के ऐसे घूम जाता है, बैलगाड़ी उधर घूम जाती है। फिर वो अभ्यास बना लेता है कि ये रस्सी खींची नहीं जाए, इसलिए मुझे बताया गया है कि गोल घूमना है तो बेटा गोल घूमते रहो। अगर मैं सीधे चलना लग जाऊंगा तो ये आके फिर उधर कोई ठुनगी मारेगा और मेरी नाक जो है वो अंतहीन पीड़ा से गुजरेगी। लगाम पहने हुए या तांगे में जुटे हुए घोड़े की भी यही त्रासदी है कि उसको जब खींचा जाता है ना, उसका पूरा जबड़ा एक तरफ, ये होठ पूरा कट के खींचता है, तो उसको लगता है कि यार इशारे से काम करना शुरू कर दो ताकि पीड़ा नहीं हो। तो आदमी इशारे पे अपनी पीड़ा को काटने के लिए एडेप्टेबिलिटी डेवलप कर लेता है, ये घोड़ा और बैल। और बैल मूर्ख नहीं लगा मुझे, पता नहीं क्यों बैल बुद्धि या बैलप्पन शब्द मूर्ख के लिए बैल बुद्धि इस्तेमाल है कि बगावत क्यों नहीं करते साले, इतने भारी भरकम हो, है ना, झेले जा रहे सींग है, 6 महीने 8 महीने तुम एक बार में अकेले निपटा सकते हो, दो जुते हुए हो तरह एक आदमी जो है ना, यूथिया की तरह तुम लगे हुए हो दो है ना, और एक आदमी सिरपिट्टा सा कोई जो है मिरकुटहा अधपिट्टा, है ना, डांगर मनई जो है सूखा हरी टाइप, वो जो है तुमको हाँक रहा है। तुम्हारी खाल का जितना वजन है उतना तो इस आदमी का टोटल वजन नहीं है, जितना तुम्हारी खाल का वजन है। शुभम ने बोला है शरद बिलौरे की एक कविता है बैलों पर ही, बैलों और आदमियों के रिश्ते पर, ये पढ़ दीजिएगा, छोटी सी मैं पढ़ देता हूँ। पूरे दिन अपने अपने भविष्य को कंधा देने के बाद शाम आने पर बैल अक्सर जुगाली करते हैं और आदमी बातें। वाह। कभी कभी बैल बतियाते हैं एक दूसरे से कि आदमी काम करते वक्त मुड़ मुड़ कर देखता क्यों है। दूसरा कहता है कि अपनी नाक में रस्सी नहीं होती तो अपन भी मुड़कर नहीं देखते क्या? आदमी की नाक में कौन सी रस्सी है, कौन खींचता है उसे? बैल जब जब ये बात आदमी से पूछते हैं, आदमी जुगाली करता है। तो
ये बैलों की कथा इतनी ही, हीरा और मोती की। और अगला जो विषय जिन पर बात करनी है वो ताऊ से उस पर ज़्यादा बात करनी है। दो छोटे छोटे विषय हैं, अपन संक्षेप में दोनों पर बात करेंगे। और हम इस पे करना भी चाह रहे थे पर एक चिट्ठी आ गई उससे पहले। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस होता है और 1875 को इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था। तो झारखंड के बंटवारे, मतलब अविभाजित बिहार और उसके बाद उसके बंटवारे, दोनों की स्थितियों पे हमें बात करनी थी। एक चिट्ठी भी आई है उससे पहले हस्तलिखित, तो वो चिट्ठी मैं यहीं पढ़ देता हूँ पहले, ताकि वो सवाल भी आ जाए। और ये इन्होंने भोजपुरी, मतलब लिखा नागरी में है पर भोजपुरी अंदाज में लिखा है। ताऊ बाबा और कुलदीप भाई के प्रणाम और जय हो। हमार नाम स्लो एड्रेनलिन है, इसका हिंदी नइखे पता। हम बिहार के ऐसन जिला से बानी जहाँ से साहबुद्दीन भी मशहूर बा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। वाह। 3 ताल हम लगभग 1 महीना से सुनतानी। कबो कबो सोचेनी कि ताऊ और बाबा के पास इतना ज्ञान कहाँ से आवेला। और बाबा की तरह हमू अपना माँ के बहुत करीब बानी। हम एक फार्मासिस्ट हई और एगो विषय सुझाव देवे के चाहतानी कि झारखंड और बिहार के अलग होखला के बाद बिहार पर ज़्यादा असर काहे पड़ल। ई हमार पहला पत्र ह, अगर शामिल भइल तो आगे भी लिखे। धन्यवाद। स्लो एड्रेनलिन, ग्राम रामगढ़, जिला सिवान, बिहार। राइटिंग और कटिंग खातिर माफ़ करी, 8 साल बाद हिंदी लिख रहल बानी। ये रामगढ़ वाले कौन सी चक्की काट खाते हैं? तो इन्होंने कहा है कि इस पर बात करें, तो अपन लगे हाथ कर भी लेते हैं। ये कि क्या ये बात पहली जो उन्होंने कही है कि जुड़ाव जो, मतलब एक ये अलग होने के बाद उसका ज़्यादा असर जो है वो झारखंड से ज़्यादा बिहार पर पड़ा है। सहमत भी हूँ, असहमत भी हूँ। कैसे? जब बिहार एक था, मतलब बिहार झारखंड नाम से एक ही राज्य था बिहार, तो कहते थे कि बिहार एक अत्यधिक समृद्ध गरीब राज्य है। समृद्धि, संपदा बहुत है पर अत्यधिक गरीब है, बिहार को कहते थे। और जब विभाजन हो गया तो बिहार एक गरीब राज्य है जो गरीब है, और झारखंड वो राज्य हो गया जो अत्यधिक समृद्ध और समृद्ध के बावजूद गरीब है। गरीब, क्योंकि दोनों का समाज लगभग एक जैसा ही है। वहाँ शायद झारखंड में ना 37% पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे लोगों का है। और कारण वहाँ पे क्या है कि जब से बना है, मतलब तब से राजनीति वहाँ पे अस्थिर नहीं रही है। और मतलब इस हालत में है कि एक आदमी था मधु कोड़ा, जो अकेला एमएलए था और मुख्यमंत्री बन गया और रहा, है ना। लूट खसोट, चूंकि बिहार का डीएनए जो है पहले था, वो वहाँ भी चल रहा है और एक्सेप्टेबल है। लोग मानते हैं कि इतनी तो नेता लोग करते ही होंगे, पर इतनी संपदा होना उनके लिए एक त्रासदी भी है, क्योंकि लूट खसोट के अवसर बहुत हो जाते हैं। और फिर केंद्रीय एजेंसियां हैं जो रेड करती हैं, केंद्रीय कंपनियां हैं जो वहाँ पे काबिज हैं। राज्य का, मैं वहाँ का नागरिक हूँ और मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है जब आप देखते हैं ना कि ट्रेनें निकलती हैं वहाँ से भरी हुई, है ना, और लाइन पे लाइन, एक स्पेशल रेलवे लाइन है समझो एक तरह से उसके लिए, जिसपे कि भरी भरी ट्रेनें निकलती हैं, कोयला से भरा हुआ, बहुत लंबी लंबी 4-4, 2 इंजन वाली, 3 इंजन वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकलती हैं कि देश के किसी राज्य में जा रही होंगी जहाँ पे बिजली बिल्कुल चलेगी और वहाँ बिजली नहीं होती। सडनली वहाँ बिजली चली जाती है ना। तो आपको लगता है कि यार आयरन ओर, मैं उदाहरण ही देता हूँ एक, कि क्या कारण है कि हिसार में इतनी बड़ी जो है लोहे की फैक्ट्री है, स्टील की कंपनी है ना। वो टाटा थे जो कि उन्होंने जमशेदपुर में बनाया सब कुछ, पर हिसार में क्या अवेलेबल है कि वहाँ पे स्टील की कंपनी है। आदमी तक ठीक नहीं है।
क्योंकि उसमें तो छोड़ो। मजदूर भी वहीं का, कोयला भी वहीं का और अयस्क भी वहीं का। उतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ आता है, फिर स्टील बनता है और फिर वहां जाता है, फिर वहां जाता है ना। ये तो ऐसी विडंबना है रांची TMT शोरूम कि मजदूर भी वहीं का, बाकी सारे इंग्रेडिएंट भी वहीं के। वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ स्थिरता है, उस लेवल का भ्रष्टाचार नहीं है, अपराध पे नियंत्रण है। शायद मैं जिंदल स्टील का उदाहरण दे रहा हूँ, और शायद वो कंफर्टेबल है यहाँ पे, वो यहाँ के हैं, वो यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, और यही स्वतंत्रता है सबको कि आदमी कहीं पे भी बिजनेस करे। पर बिजली का उत्पादन या लोहे का उत्पादन या एल्युमिनियम का उत्पादन या इतने सारे जो खनिजों से संबंधित उत्पादन हैं वो वहीं हो सकते थे, पर वो नहीं हुए। और वो शोषण जो पहले अंग्रेज करते थे, वो शोषण नए वाले अंग्रेज कर रहे हैं। उसमें वहाँ की सरकारें भी शामिल हैं, उसमें केंद्र सरकार भी शामिल है। मैं एक उदाहरण सबको देता रहता हूँ हमेशा कि पंजाब में जमीन के ऊपर जब गेहूं उगता है तो वो किसान का सोना होता है। झारखंड में मेरी जमीन के नीचे अगर सोना निकल जाए तो वो सरकार का होता है, ऊपर का घास और पत्थर मेरा है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रीय संपदा है तो वो राष्ट्रीय संपदा होनी ही चाहिए, पर सब कुछ राष्ट्रपति संपदा होनी चाहिए ना, जो ऊपर है वो भी राष्ट्रीय संपदा हो। पर वैसा नहीं है, लोगों के निजी खदान थे। लाइक आपका एक खदान है, मेरा एक खदान है, जिसे राष्ट्र ने कहा कि ये इसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, ये सब अब हमारा है। तो लोगों ने कहा अब तो क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो वो आपका है। तो वो जो अमीर लोग थे जिनके अपने खदान होते थे, वो धीरे धीरे गरीब हो गए। फिर सरकार ने कहा इस खदान का निजीकरण करना चाहते हैं इतने रुपये में, तो वो उस लायक ही नहीं थे, उनका पहला अधिकार भी नहीं था। ये वही बात हुई ना कि आपका घर, सरकार ने कहा कि अब सभी घर राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, आपका घर अब राष्ट्र का है, आप कृपया यहां से निकल जाइए। आपने कहा राष्ट्र ने कानून बना दिया तो ठीक है मैं निकल जाता हूं, मैं झुग्गी झोपड़ी बना लेता हूं। 20 साल के बाद सरकार ने कहा कि इस घर को अब निजीकरण करना चाहते हैं, इसको इतने में खरीद सकते हो क्या? आपने कहा यार मैं तो झुग्गी में रहने वाला आदमी घर कैसे खरीदूंगा? तो उन्होंने किसी और को दे दिया, उद्योगपति को, बड़े आदमी को जो अफोर्ड कर सकता था उसको दे दिया। ऐसे कानून इस देश में बनते हैं और बने रहे, है ना। वो कहते हैं ना कि हमारे देश में जो राजा महाराजा थे, उन्होंने देश एक होने पे कहा कि भाई ले लो आप ये सब खजाने, ले लो ये कुछ ले लो, अब सभी हम लोग इस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। अंग्रेज चले गए, बहुत अच्छी बात है। कल को लेकिन आप अगर उसी पार्ट को प्राइवेटाइज करना चाहोगे तो आपको एक बार तो सोचना चाहिए ये किसी ने दिया था, ये किसी और का है। पर ऐसे या क्या उसके बारे में कोई झगड़ा करता है? नहीं करता है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ की आप सोचो एक लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा है और बहुत खूनी संघर्ष रहा है। वो उसमें जवान मर रहे हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, उनके जवान हो, या आदिवासी अधिकारों से वंचित बहकाए हुए लोग, या सताए हुए लोग हों, या आप कह लो किसी विचारधारा से जिनको बहकाए हुए लोग, इनको बहकाया लोग हैं, वो लड़ रहे हैं। पर वो लड़ाई अनवरत जारी है। उन लोगों से किसी ने कहा है कि भेड़िए आ जाएंगे, हमारी बात मानो, हमारी विचारधारा में आ जाओ। तो आप सोचो कि एक तरह से खूनी संघर्ष चल रहा है, दूसरी तरफ सब कुछ सामान्य है। शहर से 5 किलोमीटर दूर लाल लाल झंडे लगे हुए हैं। पुलिस, मैं घर जाता हूँ तो मैं एक पुलिस स्टेशन से होकर गुजरता हूँ, बीच में जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं, उसके ऊपर कांटेदार बाड़ी लगी हुई है और उसमें ताला लगा रहता है। आप सोचो पुलिस जो है अपने आप को ताले में बंद रखती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करेंगे? और जगह जगह जंगल में जो है मॉडर्न आधुनिक हथियारों से लैस कोबरा जवान होते हैं, कैमोफ्लेज पहने। तो आपको सडनली लगता है कि मैं एक युद्ध क्षेत्र से गुजर रहा हूँ। फिर शहर में सब कुछ सामान्य है, शहर में शोरूम है, शहर में शोरूम है। जो आदिवासी हैं उनकी हालत अभी भी नहीं सुधरी। बनने का उद्देश्य क्या था? राज्य के बनने का उद्देश्य क्या था? झारखंड का पूरा आंदोलन ही आदिवासियों को मुख्य धारा की राजनीति में लाना और उनके अभ्युदय की बात करना ये था
कि भाई यहाँ पे अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति में ये पूरा राज्य उलझा हुआ है, आदिवासियों की कोई सुन ही नहीं रहा है। सारे रिसोर्सेज जल जंगल जमीन उनसे छीन करके, और उनका ना पॉलिटिक्स में कोई से है ना किसी और चीज़ में है। इसी पूरी लड़ाई पे छत्तीसगढ़ बना, इसी पूरी लड़ाई पे झारखंड बना। लेकिन आप देख लीजिए कि जो अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति और जिस तरह की लूट खसोट झारखंड बनने से पहले बिहार में चल रही थी, झारखंड बनने के बाद में वही भूमिकाएं, वही रोल आदिवासियों के प्रतिनिधियों ने वो अडॉप्ट कर लिए। और आदिवासियों के जो प्रतिनिधि हैं उनके सलाहकार तो वही हैं, वही वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्योंकि शिबू- कमाना इनको शायद अभी भी नहीं आया। शिबू बाबा को तो पता नहीं था ना कि पैसा बैंक में नहीं देना है। नरसिम्हा राव जी के टाइम में पता नहीं था कि ये उनको पैसा, ये आइडिया नहीं था। मतलब कौन रिश्वत लेके कौन बैंक में जमा करने आता है, ब्लैक को व्हाइट करने कौन जाता है इस तरह से। अपने भोलेपन में मारे गए बेचारे। वो जैसे विचित्र नई एक कहानियां डोमिसाइल हैं। पॉलिसी हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि वो लाएंगे, हालांकि इस टाइम वो ईडी से उनका चल रहा है, वो एक पॉलिटिकल गिमिक की तरह भी बहुत लोग उसको देख रहे हैं कि एक, लेकिन उस वो सही दिशा में स्टेप है वो। देखो वही है ना कि भाई आपको यहाँ पे ना तुरंत लगता है कि ये डोमिसाइल पॉलिसी सही होगी शायद, ये तो न्याय की बात होगी ये। पर आपको सीए में इस तरह की पॉलिसी अच्छी नहीं लगती है ना। कौन डोमिसाइल पॉलिसी, ये सब जो चीज़ें होती हैं सेम प्रॉब्लम है, सेम फ्लॉ है उसमें जो सीए में है। आप एक ठीक ठाक व्यवस्था को छेड़ रहे हैं क्योंकि आपको इससे पॉलिटिकल प्लॉय मिल रहा है, कहीं पे प्रॉफिट दिख रहा है तो आप कर रहे हैं, तो आप अव्यवस्था ही फैलाएंगे। इट्स लाइक ट्विटर ठीक ठाक चल रहा था, Anarchy है। एक आदमी ने लिया और उसने पहले दिन से ही उसको ले लिया, डिस्टेबलाइज कर दिया। लिया भी ले लिया। उसने वेट भी नहीं किया। आप पहले देखो, समझो, इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, वो पहले दिन से नहीं होगा। और आपने ऐसी अव्यवस्था फैला दी कि आपको आपका एम्प्लॉय ट्विटर पे आपसे संपर्क कर रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं है, आपने उनको हटा दिया। वैसा झारखंड में ये हो रहा है कि डोमिसाइल पॉलिसी एक चूंकि विवादित चीज है। कब से आदमी को झारखंड में होना चाहिए वहां का नागरिक होने के लिए? जिस दिन झारखंड बना उस दिन से। एकदम सिंपल है। मैं भारत का नागरिक हूं, जो भारत के नागरिक हूं 47 में डिसाइड हो गया। अब आप उसको ले जाते हैं 1947, फिर ले जाते हैं 1932। तो आप 32 से 26 ऐसे कुछ चल रहा है। हाँ, तो आप उसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं कुछ लोगों को। अरे जो आदमी 1940 से 45 उसमें से केवल 50 एक काम हो रहा है, 60 से भी रह रहा है, वो अब कहाँ जाएगा? उसमें केवल एक काम हो रहा है ताऊ कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो प्रॉपर्टीज़ को रांची वांची में आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं, हजारीबाग में, कि नहीं ये तो 26 के हैं नहीं यहाँ पे। तो कोई खान साहब हैं, कोई सिन्हा जी हैं और कोई आदिवासी भी है ना, जो कन्वर्ट हो गया है बाद में या अभी भी आदिवासी है, लेकिन उसके पास कागज़ नहीं है क्योंकि वो आया उड़ीसा की तरफ से या आंध्रा की तरफ से या इधर छत्तीसगढ़ की तरफ से या चित्रकूट वाली बेल्ट से उठ के चला गया। ये तमाम गोंड आदिवासी, कोल आदिवासी, 32 के कागज कौन दिखाएगा भाई? कौन दिखाएगा? यहाँ 32 साल पहले का कागज है नहीं, है ना। हम पैदा हुए सन 81-82 में, देखिए एक कागज नहीं भाई, 83 में, हम 81 में, एक कागज नहीं है अस्पताल में, हम कहाँ से कागज दिखाएंगे? और एक दूसरी बात यह होती है कि जैसे वहाँ पे ना जमीन के खरीद बिक्री में इतना घोटाला घपला है। हमारे यहाँ देवघर शहर में 2 तरह की ज़मीन होती है, एक उसको बोलते हैं सेलेबल, एक होता है नॉन सेलेबल। आप सोचो, कुछ ज़मीन है जो नॉन सेलेबल है लेकिन वो आपको पटा दिया जाएगा। आप एक आदमी हैं जो ये चाहते हैं कि मैं कुछ रेस्टोरेंट खोलूँ, ये बढ़ता हुआ शहर है, बाबा की नगरी है, तो आपको वो कोई चिपका जाएगा। जब आप पहली ईंट डालेंगे तो कोई आके बताएगा ये तो नॉन सेलेबल है ना। वो आपसे 5 लाख रुपए वसूल करके आपको लिंटर देने देगा, फिर दूसरा आएगा बोलेगा इसको गिराइए, ये नॉन सेलेबल है, आपने किससे लिया है? अच्छा, दूसरे क्या करते हैं लोग ना, दान करते हैं कि आपने पैसे ले लिए पूरे लेकिन आप बेच नहीं सकते और आप इसके मालिक हैं, तो आपने बाबा को दान में दे दिया कि हम जो है इनको ये जमीन गिफ्ट दान में, गिफ्ट में दे रहे हैं। आपने दे दिया, बाबा ने आपको 50 लाख रुपए दे दिया, आपने इनको जमीन दान में दे दी, हो गई डील। आपका कोई चचेरा भाई आ गया, बोला जान में कैसे दे सकता है वो, ये तो हमारी पुश्तैनी बंटवारा जमीन हुआ है। नहीं था, बंटवारा तो भा नहीं। अब बाबा जो है, बाबा और उसमें डील चल रही है, कितने मानोगे? हाँ नहीं, अभी कितने मामले ऐसे हैं।
और उसमें सरकारी कर्मचारी, विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग, नगर पालिका के लोग, सब लोग उसका फायदा रांची, उठाते हैं। देवघर, हजारीबाग, बेहिसाब केस इस तरह के सामने आ रहे हैं जिसमें भू माफिया पूरा सक्रिय है। परिवारों के साथ मिलकर भू माफिया लोगों को लूट रहे हैं। वहीं पे नौकरी पेशा जो लोग हैं 40 साल से, 30 साल से, 35 साल से झारखंड को ही अपना घर समझ लिया, बना लिया, वहीं पे बस गए, उनके लिए त्रासद हो गया है। कौन कौन तो पुराना कागज कहाँ कहाँ का निकलवा करके ला करके कि नहीं फलाने उसमें ये था, ये नहीं हो सकता है आप। और झारखंड के मामले ज़मीन के ऐसे हैं कि बहुत सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है नहीं, क्योंकि जो फॉरेस्ट की ज़मीन है या उस तरह की है उसमें तो किसी का नाम नहीं है। अब वो फॉरेस्ट की ज़मीन 40 साल पहले जो थी उसमें से फॉरेस्ट की ज़मीन अब आधी है बची है, आधे में लोग बसे हुए हैं। एक्चुअली किसी के पास कोई कागज़ नहीं है। हाँ, बस गए लोग, और कुछ लोगों ने खरीदी हुई है बाय द वे। हाँ, नहीं खरीद के बसे हैं, कई सारे लोग तो पिछले 20 साल में खरीद के बसे हैं। किसी ने उनको बेचा है, हमारा खेत रहे तुमने बेच दिया है। पर वो है कि राज्यों में ना हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। अच्छा, एक ठेकेदार Law and order जिसने control उस में नहीं है। जंगल से एक पत्ता नहीं क्या कर तोड़ा सकते हैं? है, एक ठेकेदार जिसने पत्ता नहीं तोड़ा उस जंगल से, वो आपको कहता है कि प्लॉट मैं दिला दूंगा आपको। वो प्लॉटिंग करके बेच रहा है, क्योंकि वो लोगों को सेट किए हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, पॉलिटिक्स में, सबको सेट किए हुए, सबके कट जा रहे हैं। अब वो लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे पास तो एक दो बहुत रोचक केस आए कि सर इसमें कुछ मदद कीजिए। हम कहे भैया हम कहाँ मदद करिए। तो कोयला खदान जो अभी ताऊ हैं उनके आसपास का कुछ मंजर बताइए, मतलब कैसा। मैं कभी कोयला खदान नहीं देखी है। अच्छा, वासेपुर नहीं देखे तुम? जैसे फिल्मों में देखा है, पर ऐसे तो कैसा होता है, और उसमें काम करने वाले लोग जो हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, वो किस टाइप का वक्त? काली मिट्टी, हरे चमकते हुए छोटे कद के पहाड़, काले मेघ, लगभग डार्क चॉकलेट जैसी स्किन, सफेद दांत। काला रे गाना सुना है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये उसके साथ में झारखंड के अधिकतर रेलवे स्टेशनों की तस्वीर एकदम एक जैसी है। लाल पीली साड़ियों में महिलाएं जो टखने से ऊपर साड़ी पहने हुई है, नीचे पैर खाली हैं, पैर में नीचे तक आती हुई लांग नहीं है, गोलिया के पीछे से बांधी हुई, उसमें कुछ ना कुछ सामान है, नहीं है तो कम से कम प्लास्टिक का या सीमेंट की बुरिया का झोला, एक थैला हाथ में है, या वो एक पेटेंट है। अमित वस्त्रालय का झोला है। हाँ, अमित वस्त्रालय का झोला है। हरे चमकते हुए छौल के बड़े बड़े पत्ते, उनमें गाढ़े हल्दी के रंग की पकौड़ियाँ, चाय की दुकानें, खूब सारी डस्ट और काले टीले वाली ये मरून कलर की मालगाड़ी के डिब्बे। ये एक पेटेंट है झारखंड का हर जगह का। बहुत ही सुहावना मौसम, बहुत ही सुंदर हवा, अगर आप एक दो शहरों को छोड़ दें तो, और सब कुछ इतना अच्छा होते हुए भी सब कुछ एक जैसा है एकदम। अभी आपको लगता नहीं कि भारत गांव में बसता है, अब तो झारखंड चले जाइए, गांव में ही बसता है, वो स्थिति है, ये दृश्य है। और इसके अलावा आप जब हाईवे पर निकलेंगे तो सांप की तरह चिकनी सड़कें हैं, अब पहले नहीं हुआ करती थी, अब हैं, लेकिन उस पर दो तरह की सवारियां हैं। एक महंगी गाड़ियां बहुत तेजी से चलती हुई, और दूसरा साइकिल पे 40 से 60 किलो कोयला लाद करके पैदल नंगे पैर, घुटने से ऊपर तक का जांघिया और एक गमछा खोपड़ी में बांधे चलता हुआ आदमी। वो साइकिल पे ही लोड होता है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है उस तरह से, वो कहीं कहीं पहुंचा रहे हैं। वो चोरी का इल्जाम लग जाएगा आप पे। तो आपने खुले खदान से कोयला उठा लिया, लेकिन आपने किसी गाड़ी पे लाद दिया, तो फिर वो आप कोयले की स्मगलिंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप सिर पर ले जा रहे हैं या एक बिना इंजन वाली चीज पे ले जा रहे हैं, तो वो स्मगलिंग नहीं है। तो अब क्या करते हैं लोग कि साइकिल का जो बीच वाला त्रिकोना हिस्सा होता है ना, उसमें बहुत वजन रख देते हैं, इतना वजन रख देते हैं कि जब वो साइकिल से चल रहे होते हैं, ढलान आती है, तो उनको पता नहीं चलता कि उसको कैसे धीरे चल करें, क्योंकि वो अपने वेग से बढ़ती है। और उसको लेके पता है कितने किलोमीटर लोग चलते हैं? 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर वो उसी पे चलते हैं। अब क्या होता है, उनके पीछे एक आदमी मोटरसाइकिल पे होता है, जो एक पैर से उनको पुश दिया सपोर्ट करता रहता है। पर वही चीज मोटरसाइकिल पे नहीं लाद सकते आप।
क्या ये ओपन कोयला जो है आप उठा सकते हो, और सिर्फ उतने कोयले के लिए आदमी अपना पूरा दिन लगा देता है। और कितने लोग इस काम में रोज खट रहे हैं, डेली उनका एक ही काम है जीवन का, सवेरे उठना है, साइकिल पे कोयला लादना है। ह्यूमन रिसोर्स का कितना बड़ा वेस्ट है। ये तस्वीर तो मैं जब भी आता हूँ तो ये देखता हूँ। अब मैंने मोटरसाइकिल नया देखा है कि हर साइकिल के साथ एक मोटरसाइकिल होता है, जो उसको उन्हीं की मोटरसाइकिल है वो, उनका लड़का चला रहा है, और पीछे से उनको पुश करते हैं ताकि बाकी आसानी में रहे। झारखंड की मतलब ताऊ का तो घर है, लेकिन उत्तर भारत के गांवों से ज़्यादा बेहतरीन गांव, मतलब यूपी के गांवों से ज़्यादा बेहतरीन गांव अगर आपको देखने हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा विकसित हाइजीन आपको समझना है, या गांव में घरों का जो विन्यास है वो समझना है, तो आप संथाल परगना एक बार जाके देखिए। मिट्टी के उतने खूबसूरत घर आपको कहीं नहीं आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और सफाई, उन घरों को देख लगता है कि यहीं रुक जाएं, ऐसा मन करता है। गेरू से लिपाई, काली मिट्टी से लिपाई, चिकनी मिट्टी से लिपाई, और ऊपर फिर रेतिहा रंग, 3-4 पैटर्न में खूब सारे आलते, चिरई, लावा, है ना, कहार, किन्नर सब बने हुए, पत्ता फूल सब लगा हुआ, बहुत ही साफ कमाल का। हाट आप जाइए तो हाट में एक किनारे जहाँ पे वो खस्सी काट के बेच रहा है, या उससे भी थोड़ी सी और पीछे जगह बैठ के एक आदमी जो है दुनिया में ताड़ी पिला रहा है या हनिया पिला रहा है, उसके अलावा बाकी का हाट बड़ा विन्यासित, सस्ता सामान, वहीं से इकट्ठा की गई, बीनी गई, उखाड़ी गई, बोई गई चीज़ें, बहुत कमाल का। और उसी में थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट का काम है, कुछ शहर से आई हुई टिकुली, नेल पॉलिश, बिंदिया, लिपस्टिक, ये सब चीज़ें कमाल के दृश्य बोलते हैं जो रिबन, हाँ, अभी भी मिल जाएगा आपको, लाल फीता, काला फीता, है ना, क्लिप, चिमटी, पीछे वाला क्लिपर जो आता है बाल पकड़ाने वाला, इन सब चीज़ों में कितने ब्याह हो जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों में। और वो सब जमीन पे होते हैं, सब जमीन पे, सब वही, स्टॉल नहीं लगता है, कोई स्टॉल नहीं है, अपना वही सीमेंट की बोरियों का सिला हुआ एक पल्ली बिछाई, माल लगा दिया, उसी में जिमीकंद बिक रहा होता है, उसी में तरह तरह के प्रकंद, जंगलों से खोदे हुए, तरह तरह के बीज, तरह तरह के फल, तरह तरह की बेहिसाब। और थोड़ा दक्षिण चलाएंगे तो कीड़े भी, हाँ, कीड़ा भी, कीड़े बिकते हैं, हाँ, खाने के लिए। अच्छा, चींटी और इनके पकौड़े बड़े बनते हैं, चींटी की तो चटनी बनती है ना। हम तो उस तरह के दृश्य हैं झारखंड के खाने में। जो एक चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आई, लेकिन वो झारखंड में मुझे लगता है कि झारखंड के लोगों को उससे ज़्यादा कुछ प्रिय नहीं है, मोटा गोल वाला चावल, उसका कोई स्वाद नहीं है, वो रफ है, और वो क्योंकि उसा के बनाया गया है, और वो टाइट वाला चावल है, मोती की तरह गोल है, थोड़ा सा अंडाकार है, वो बहुत मोटा है ना, बहुत मोटा है। हम लोग क्या आदमी दे दीजिए आप, यूपी में आदमी भूखा मर जाएगा, वध में अपर कास्ट का तो पक्का भूखा, कभी खाएंगे नहीं भाई साहब, भूखन मरे दे हम मर जाए ठीक है, ये ना हम विष्णु चढ़ाई ना खुद खाई वो, लेकिन वो चावल भाई साहब, और वो चावल की एक कमाल की चीज़ है, आज तक मैंने झारखंड में किसी के घर में चिपका हुआ चावल नहीं देखा। वो चावल बटुले से निकाल के फेंक दिए तो सब छिट जाएगा, क्योंकि वो सबको उसा के बनाते हैं, माढ़ी निकाल लेते हैं, माढ़ी में नमक डाला, बच्चों पकड़ा दे, बच्चे सब टॉप अप हो गया सबका, 28 रुपये वाला चार्ज, एकदम लिटिल रिचार्ज, एक एक कटोरा, एक एक गिलास, मारी मारी, सब पहिया लेके खेत से बाहर, घर से बाहर अपना 10 साइकिल हो रहे पड़े एकदम वो टॉनिक है, हॉर्लिक्स से समझ लीजिए आप घरों का। और वो चावल, और उसके साथ में भुजिया, कहीं कहीं पे जीरे दिखने वाली पतली सी अरहर की दाल, कभी चिरई है, कभी कोई और मीट का पका हुआ चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें। और एक तरह का झारखंड नहीं है, हाँ, बहुत मिठाई का, बहुत मिठाई की वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, है ना, बहुत, और पकौड़ी मिल जाएंगी, हाँ, फ्राई करके, छान करके खाने वाली चीज़ें मिल जाएंगी, भून के खाने वाली चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो है संथाल में, तो हमने देखा आदमी सवेरे गया है जंगल में, और 40-40 किलो लकड़ी उसने काट ली है, हर लकड़ी को वो आर्ट की तरह काटता है। अगर उसके पास 40 चैले हैं तो 40 चैले की लेंथ आप फीते से नाप सकते हैं, इक्वल होंगे।
अगर गोल लट्ठा है तो उसको बराबर से 4 हिस्से करके वहीं पे उसने सारी तैयारी जंगल में ही कर ली है। घर में आके छानने बीनने के लिए उसने कुछ रखा नहीं, और बढ़िया विधि से बांध के एक बांस में दोनों तरफ लगा के वही नंगा आदमी आधा कपड़ा पहने हुए, दोनों हाथ में श्रवण कुमार की तरह लग्घी फंसाए हुए वो हाट तक लेके आता है वो लकड़ी, और वो 80 किलो लकड़ी शाम तक बेच के ताड़ी पी के घर जाके सो जाता है। उस तरह के लोग हमने देखे हैं। हम लोग के यहाँ भी मतलब पहले लोग दिखाई देते थे इस तरह के, अब लेकिन हम लोग के गांव में इस तरह के दृश्य जल्दी देखने को नहीं मिलते। इतने परिश्रमी लोग भी अब नहीं दिखते। इतने परिश्रमी लोग नहीं, क्योंकि लोगों ने हर परिश्रम को, पहले परिश्रम बहुत था और धुंधी, और वो अभी भी ना इतना मोबाइल फोन आ जाने के बावजूद वो जैसे इन्होंने लकड़ी वाले का उदाहरण दिया, एक धुन में रहने वाले लोग, एक धुन में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं है उनको। आप कह दीजिए कि रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पे, भारत की जीडीपी में 10% की ग्रोथ है ना, और राहुल गांधी रवाना पैदल यात्रा पे, उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो आपकी तरफ देखेगा, मुस्कुराएगा भी नहीं, सुनने की कोशिश करेगा कि हाँ ठीक है। आर्य अनार्य जैसा विभाजन भी दिखता है वहीं। और वो आपको अगर महसूस करना है तो आप कभी जा करके झारखंड के गांवों में उस फर्क को महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पानी देते हुए आदमी हेजिटेट करता है। एक बार आप खुल जाते हैं तो खोल देता है अपने दिल को, लेकिन उसको हेजिटेशन होता है कि आप पता नहीं किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, खास करके अगर आप झारखंड के और बिहार के नहीं हैं तो अधिकतर स्टूडेंट्स जो जाते हैं ना रिसर्च के लिए कि नहीं हंगर पे, मेल न्यूट्रिशन पे, एडोलेसेंट है ना, और ये आपका नियोनेटल और मैटर्निटी के जो भी इश्यूज हैं उसको लेकर के लोग जाते हैं तमाम स्टडी करने के लिए। सबके लिए एक वो होता है कि भाई झारखंड से एक असहजता है, बाहरी प्रारंभिक असहजता, तो वो चमड़ी तरीके इन सब को लेकर के, उसको लेकर के, और वो केवल ऐसा नहीं कि झारखंड में है, सभी आदिवासी समुदायों में आपको वो एक प्रोटेक्शनिज्म मिलता है। वो तुरंत ट्रांजैक्शन के लिए इजी नहीं होते हैं क्योंकि उनके एक्सपोजर बहुत लिमिटेड रहे हैं। आप बहुत हाई एक्सपोजर से गई हुई चीज़ हैं, वो बहुत ही लो एक्सपोजर वाले लोग हैं। अभी भी झारखंड में आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने रेलगाड़ी तो बहुत देखी है, लेकिन वो दिल्ली या मुंबई तक रेलगाड़ी से आए नहीं है, अगर उनकी ज़िंदगी में मजदूरी उनका मकसद नहीं था तो। ये चीज़ें हम लोग उत्तराखंड के बारे में एक समय में देखते थे कि उत्तराखंड में कोई आदमी कहता था कि भैया हम तो ट्रेन पे पहली बार तब चढ़े जब हम 18 साल के 19 साल के हो गए, क्योंकि पहले बरहा पास करते करते लोग 16-17 के हो जाते थे। उसका होता था कि नहीं लखनऊ चले जाओ पढ़ाई कर लो, कानपुर चले जाओ पढ़ाई कर लो, तब वो काठ गोदाम से ट्रेन धरते थे पहली बार। तो इस तरह के किस्से हम लोगों ने बचपन में सुने। हाँ, किन्नौर के आदमी ट्रेन पे कब चढ़ेंगे? हाँ, कभी नहीं, जब शिमले आएंगे तब। तो झारखंड के बारे में जो भी बातें रह गई हैं, बहुत सारी रह गई हैं, वो आप हमें भेज सकते हैं radio@asking.com पर। झारखंड को जब भी लोग देखना शुरू करेंगे, उत्तर भारत या मुख्य धाराओं के राज्यों के लोग, गैंजेटिक प्लेन से लेकर के पश्चिम के प्रसार तक, जहाँ पे वाणिज्य राजनीति सब कुछ नियंत्रित होता है, तो वो हमेशा उसको एक पिछड़े हुए राज्य के तौर पे देखते आए हैं। मानव सूचकांक के तमाम सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं, संकेत हैं, जिससे ये साबित भी होता है कि कई मामलों में झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब पिछड़े हुए हैं। लेकिन आप ये भी समझ के रखें कि आपके पैरामीटर्स आर्ट को समझने के, आपके पैरामीटर्स ह्यूमन रिसोर्सेज के स्किल को समझने के, वो बिल्कुल अलग हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ या तमाम आदिवासी समूह जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं, उनके लिए स्किल एक अलग चीज़ है। आप उनके स्किल से कभी मैच नहीं कर सकते हैं भाई साहब। वो जिस तरह से डांस में, म्यूज़िक में और बाकी चीज़ों में एंगेज करते हैं, आप कर ही नहीं सकते हैं। आप में स्टेमिना ही नहीं है, आपका फचूकर निकल आएगा। आप 15 मिनट नाच रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक हो जा रहा है। आपका जीवन नहीं है वो, आपका पैशन है, वो उनके लिए जीवन है, वो उनके लिए जीवन है। तो वो एक अलग टेरेन पे हैं। इसलिए आप कभी भी, जो भी लोग 3 ताल सुन रहे हैं, ये मत समझिएगा कि आप आर्य हैं और वो अनार्य हैं, आप सुर हैं वो असुर हैं। ये इस तरह से कभी इसको देखने की कोशिश करिएगा नहीं, आप बहुत बड़े गलतफहमी में होंगे। आप हमेशा ये समझिए कि एक अलग स्किल, एक अलग खूबसूरती का एक समुदाय है। और ताऊ ने कहा ना कि एक बहुत समृद्ध राज्य, समृद्ध किंतु गरीब राज्य, ये सब रहे हैं।
आर्थिक मामलों में गरीब हैं, बहुत बेहद गरीब ये हैं। इस पूरी पट्टी में आप ऐसे घूमते हुए जाइए ना, तो झारखंड से अगर आप ग्लोब पे लाइन खींचेंगे तो जाके अफ्रीका से टकराती है, और अफ्रीका की कहानी भी वही है। एक बात और मैं आखिर में कह दूं कि बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। कितने- आप शहर से निकल जाएं और बस आप मुग्ध हो जाएंगे। आपको कलकत्ता जाएंगे। और भुवनेश्वर वो मजा नहीं दे सकते हैं जो रांची दे सकता है। आप समझ लें कि पूरब का बेंगलोर रांची है। तापमान सही रहता है, बढ़िया बारिश होती है, पेल के ग्रीनरी है। अभी बेंगलोर भी तबाह हो रहा है और रांची भी हो रहा है, लेकिन आज भी रांची का क्लाइमेट, रांची की हवा, रांची की हरियाली, रांची का ईज टेम्परेचर का बेंगलोर से बेहतर है आज की भी तारीख में। बेंगलोर की स्थिति बहुत खराब हो गई। बेंगलोर पे भी कभी बात हाँ करनी चाहिए। करेंगे। सड़कें अच्छी हैं, रेलवे लाइंस अच्छी खासी हैं। रांची में एयरपोर्ट है, देवघर में भी एयरपोर्ट है और फ्लाइट्स चल रही हैं। तो अगर आप घूमने जा रहे हैं तो जरूर जाइए। झारखंड एक अनएक्सप्लोर्ड सा है, पता नहीं उसके 2-4 जगह भी बता दीजिए। पर्यटन को हम क्यों नहीं बढ़ा। आप क्या जगह बताऊं? कोई कहीं जगह भी झारखंड में कहीं भी आप जाइए, जगह पे सब मत जगह जाओ, है। नहीं तो आपको लोग बताएंगे यहाँ पे ये जलप्रपात है हुंडरू, रांची से हुंडरू जलप्रपात देखने जाइए। हाँ, बाबा धाम चल जो। नेतरहाट चाहिए जहाँ एक विद्यालय है और बहुत खूबसूरत पहाड़, वहाँ पे शाम बहुत खूबसूरत होती है, वहाँ सुबह भी बहुत खूबसूरत होती है। या बाबा धाम चले जाइए, या धनबाद, बोकारो, ये सब चीजें हैं बहुत आप सारे। कहीं मत जाइए, आप झारखंड में बस घूमिए। आप एक बस बोलेरो किसी बुक कर भी शहर में लीजिए, चले जाइए और निकल जाइए। जंगल आपको इतने खूबसूरत मिलेगा, सड़कों के किनारे बैठ जाइएगा, आनंद ही आनंद। खूब रील बनावा, जिंदगी भर के बन जाए कूल। और इतना सस्ता ट्रैवल आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं देश में। मिलेगा। क्योंकि खाना जो है, आप जो रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, वो 5 स्टार को मात देने वाला खाना आपको ढाबे में मिल सकता ढाबे में मिल सकता है, और 10 रुपए में अभी भी दाल चावल भुजिया वो खिला रहे हैं। है। और 10 आप रुपया में बैठ के एकदम ताजा मछली, अगर मांसाहारी हैं तो एकदम ताजा जंगली चीजें खा सकते हैं, और शाकाहारी हैं तब तो फिर अद्भुत है, क्योंकि वैसी सब्जी मिलेगी नहीं, वो स्वाद ही बिरले ही नहीं। मिलती है, स्वाद ही नहीं। ठीक जो है। कीड़ा का खाया, काना छोटे साइज का, अंडे से भी छोटे साइज वाला गिंठुआ बैगन है ना, जिस पे सफ़ेद लकीरें हैं और बैगनी वो हुआ चाहता है, उसको जो लोहे की कढ़ाइया में थोड़े से सिल पे पीसे हुए मसाले के साथ छौंक दिया जाता है ना, आग लग जाती है तन बदन में एकदम। 3 तालियों, अगर कोई साझा प्रोग्राम बना रहे हो तो काउंट मी इन। और डाइवर्सिटी है वहाँ, आदिवासी भी बहुत तरह के, बहुत तरह के हैं। है ना। ये नहीं कि आदिवासी एक ब्लॉक है, हम्म, वो भी बहुत मोनोलिथ है, नहीं। वहाँ बंगाली मिलेंगे, वहाँ पे उड़िया मिलेंगे, वहाँ पे ऑब्वियसली बिहार का हिस्सा था तो बहुत सारे बिहारी मूल के लोग मिलेंगे। ना, बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस और वेस्ट इंडियंस आपको इसलिए मिलेंगे क्योंकि वहाँ पे जितना मारवाड़ी खदानों का मिलेंगे। काम है, खदानों का काम है, उधार का काम है, दक्षिण भारतीय मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम है, ये सारे के सारे कामों मतलब में आप कब्जा किए देखो बैठे कि हैं। आर माधवन और मीनाक्षी शेषाद्री लोग झारखंडी हैं, है ना। इतना दक्षिण भारत वहाँ घुसा हुआ है। नहीं, जमशेदपुर वाले मुंबई को हमारा मुंबई कहते हैं। जमशेदपुर में कोई भी आदमी कहता ही नहीं है, मतलब इंदौरियों से ज्यादा क्लेम मुंबई पे जमशेदपुरियों का है। और जमशेदपुर बेहद खूबसूरत है। जमशेदपुर फिर सर्वांगी टाटा का क्या कहना है। पहाड़ी भी मिलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। और पहाड़ी मंदिर में महेंद्र सिंह धोनी मिलते हैं। हाँ। उनका फार्म हाउस भी शहर के बिल्कुल करीब है। चलिए, तो अब चिट्ठियों की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के बारे में जो बातें रह गई हों आप हमें चिट्ठियों में भेजिएगा। आज जो चिट्ठियाँ ले रहे हैं, एक है पहली चिट्ठी रुनू झा की आई है हैदराबाद से बहुत दिनों के बाद। ताऊ बाबा और सरदार जय हो। पिछले कई दिनों से लग रहा था जैसे काफ़ी दिनों से साड़ी न खरीदी हो और मछली न तली हो। बात दरअसल ये थी कि 3 ताल को चिट्ठी नहीं लिखी थी, इसलिए कुछ कमी सी लग रही थी। लेकिन पिछले कई एपिसोड में नए 3 तालियों के पत्र सुनकर बहुत खुश हूँ। मैथिल मछली को कितना मिस करते हैं। हाँ, जबरदस्त। मैं वही सोच ही रहा था, बहुत दिन से मछली कि नहीं तली है। साड़ी वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये मछरिया कहाँ से आ गई ये बताइए। एपिसोड 102 जय में, सीता मैया की। हाँ, एपिसोड 102 में 10 मिनट बाद बाबा की खांसी न सुनाई देती तो लगता कि बाबा वहाँ हैं ही नहीं। ताऊ 10 मिनट तक बोलते रहे। 100वें के बाद 2-3 एपिसोड में बाबा को कम सुनने को मिला, लेकिन अब कोई शिकायत नहीं है। आप लोगों ने, हम ज्यादा बोल रहे हैं। आप लोगों ने 30+ लोगों के बारे में बात की। मैं 40+ हूँ। अच्छा तो तब लगता है जब मेरी बहनें और सहेलियाँ वो पिछले 6-7 सालों से 35 की ही हैं। कई लोगों को लगता है कि बाल कलर करने से उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन आँखों से पता चलता है। मैथिली में कहावत है, हिनकर रोपल गाछो सूखा गैलेन। ये वाला फीलिंग होता है।
आप लोगों ने 2-3% महिलाओं की बात भी इनके की। रोपल गाछो सूखा सूखा गए, हाँ सूखा गए। इनके रोपे हुए पेड़ भी सूख चुके हैं अब हाँ। तो गाछ। अच्छा, इसको हमारे यहाँ इस तरह से कहते हैं कि एक बार हमारे नितिन ठाकुर और जमशेद में हो रहा था कि कौन उम्र में बड़ा है, तो नितिन ने गर्व से कहा सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो जमशेद ने कहा कि ये अल्लाह मियाँ से भी 6 महीने छोटे हैं बस। तो आप लोगों ने 2-3% महिलाओं की बात भी की। नहीं तो दुर्गा पूजा, महिला दिवस बीत जाए, कभी कोई टॉपिक नहीं। एपिसोड 108 में लोगों से सलाह लें या ना लें, इस पे आप लोगों ने बहुत कंफ्यूज किया। मैंने अपने बाबा को नहीं देखा है, लेकिन दादी कहती थी कि कई बार जब वो खाने बैठते थे तो खाना परोसे जाने के बाद थाली उठाकर किसी भूखे को खाना देने चले जाते थे। वीडियो भी देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। जय हो रुनुजा, हैदराबाद। जय हो। जय हो। बहुत दिन बाद आप लिखी हैं। फेसबुक पर तो सक्रिय, वो ट्विटर पर दिख जाती हैं, लेकिन पत्र वाकई हाँ बहुत दिनों के बाद आया। सलाह वाला जो है एपिसोड, वो उन्होंने कहा कि कंफ्यूज कर दिया उनको। एक्चुअली हमारा पर्पस ही यही है। सलाह के मामले में कंफ्यूज रखो। उद्देश्य सफल हुआ। अगली चिट्ठी सुदीप लवानिया। ताऊ बाबा और सरदार को ताज नगरी के सुदीप लवानिया का जय हो। इस कार्यक्रम से मेरा परिचय मेरे एक मित्र ने इस साल जून में कराया, जब मैं सिविल सेवा परीक्षा में 5 असफल प्रयासों के बाद निराशा में डूबा था। पर दिमाग में दूसरा विकल्प पत्रकारिता का ही था, तो नोएडा के एक संस्थान में प्रवेश ले लिया और अब वहाँ पत्रकारिता के गुर सीख रहे हैं। अगर 3 ताल की बात करूँ तो मेरे लिए वो उस पान पेठे की तरह है जो मैं रात में एंजॉय करने के लिए हमेशा बचा कर रखता हूँ। अब मेरे बाबा, पिताजी और छोटी बहन भी इसके श्रोता हैं। पिछले एपिसोड में नहाने पर बात हुई तो मुझे अपने बाबा की याद आ गई। वो हमेशा से ही घर के आंगन में नहाते थे और उसी समय मुझे आवाज़ देकर बुला लिया करते थे, और फिर शुरू होता था मेरे पिटने, नहाने और मेरे माताजी के सुनने का समय। 4 चांटे तो निश्चित ही थे, गर्दन, कोहनी, घुटना और एड़ी पर मैल होने के कारण। इसके साथ साथ मेरी माताजी को ये भी सुनना पड़ता था कि दिन भर न जाने कौन सी कमाई करती हैं कि लड़के को ठीक से नहला भी नहीं सकती। अरे बाप रे। फिर वो अपने हाथ से मेरा शरीर रगड़ रगड़ कर मुझे दोबारा नहला दिया करते थे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं सिर्फ मुंह छुपा रहा होता था, क्योंकि बीच आंगन में निर्वस्त्र खड़ा होना बहुत शर्मनाक लगता था। मैं यहाँ पर ताऊ और बाबा से यही पूछना चाहूँगा कि खुले में नहाने से जो निजता का हनन होता है, उससे आप दोनों कैसे पार पाते थे। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए और कभी कभी मेरी आंखों में नमी लाने के लिए आप तीनों का आभार। जय हो। जय हो, जय हो। सुदीप लवानिया। निजता का हनन का मामला जो है वो बहुत ही विचित्र मामला है। हर बच्चा इस त्रासदी से गुजरा ही है, और उसको केवल एक मामले में मैं सही पाता हूँ कि कई ऐसी जगहें शरीर की जहाँ की फुरिया फुंसी बच्चे बताते नहीं हैं, वो घर वाले निजता का हनन करके देख लेते हैं। उनके समझदार होने से पहले वो चीज़ें पता चलती रहती है, उनका उपचार होता रहता है। बाकी निजता के हनन में हिंदुस्तान बहुत अव्वल है। एक समय तक आपकी निजता का हनन हो रहा होता है, और उसी समय में आप स्वयं भी अपनी निजता का हनन करा रहे होते हैं। आप नहर में कूदते हुए कभी नहीं सोचते हैं कि मैं चड्ढी क्यों भिगोऊं, आप तुरंत उसको उतार के रख देते हैं, हम नंगे कूदते हैं। कई बार आप गांव में पाएंगे कि 10 साल से कम उम्र के बिटिया बिटवा सब नंगा होकर नहर में कूद रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं, नहा रहे हैं। तो आप निजता को खुद गिव अप कर दें तो सही है। आंगन में चाची, बुआ, मौसी, इनके सामने नहवावा जाए तो हमें बुरा भी लगता है। निजता का एहसास भी नहीं होता बाबा। हाँ, क्या होता है जब आप सामूहिक, ये तो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या गांव में रहते हैं ना, आप निजी हुए नहीं हैं आप तब निजी तक। हुए नहीं है तब तक। आपको बस ये होता है, आपका सेंस क्या होता है। जैसे आप कभी पाएंगे, अक्सर मैं देखता हूँ, अभी भी मैं भोपाल गया था, मैं स्टेशन पे देख रहा था, एक बच्चा मेरे ख्याल से 2-2.5 साल का, 3 साल का, और उसने एक कमीज़ पहन रखी है और कमीज़ को भी पेट के ऊपर तक गोलिया रखा है। शायद निर्वृत्त हो चुका था, बहुत डिटेल तो मेरे पास नहीं थी उसकी। बाकी उसके शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं है, और कमर में उसके एक लाल काला धागा मिक्स किया हुआ, एक कमर बंद उसके बंधा हुआ है, और वो अपना पश्च भाग उठाए हुए उकड़ू होकर के पैर से ऐसे ऐसे करके स्टेशन पे मार चले जा रहा है ना। और बहुत विचित्र लग रहा है ना, अजीब सा। लेकिन उसको देख करके ऐसा नहीं लग रहा कि नंगा है,
उसको देख लग रहा है कि ये क्या पगलपन कर रहा है बच्चा, है ना, वो अटखेली कर रहा है। उस बच्चे को कोई सेंस ऑफ निजता नहीं है उस वक्त, एकदम नहीं है। आपको हा हू सब शुरू हो सकता है, वो अपने सहज रूप में है, पहली चीज। दूसरी क्या है कि निजता का सेंस जब बनना शुरू होता है ना, 5 साल 6 साल 4 साल की उम्र में अब डेवलप होने लग गया है। वो अपनी निजता का नहीं है, वो निजता का सापेक्षतावाद है, जिसमें बच्चा ये देख रहा है कि सब तो चड्डी पहन के नहा रहे हैं, मैं साला अकेले क्यों नंगा नहलाया जा रहा हूं। उसका ही प्रॉब्लम नहीं है कि मैं क्यों नंगा, क्योंकि वो सिगमंड फ्रॉइड की तरह अभी जिज्ञासु हो चुका है। वो अपने से बड़े सब लोगों को नंगा देखना चाहता है। वो इस टोह में है कि कब दादाजी पैर उठाए मैं कुछ देख लूं, है ना, कब जो है बुआ नहाए मैं देख लूं। नग्नता तो संक्रमण है, इसीलिए वो नहर में नहीं होती, क्योंकि सब लोग नंगे होते, क्योंकि सब नंगे हैं हमाम में। तो यहाँ पे उसका दिमाग तो एकदम अभी सिगमंड फ्रॉइड की तरह, वो दूसरों को नंगा देखना चाहता है, उसको अपने नंगेपन से कोई चिंता नहीं। उसका लड़ाई दूसरा है भाई साहब, उसका लड़ाई ये है कि सब बिस्कुट खा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है। सब चड्डी पहन के नहाते हैं, मैं क्यों नंगा ना हो भाई। कोई नहीं नहाता, देख लो बड़े भैया देख लो, उनको तो कभी नहीं कहा तुम नंगे नहाओ। उनको ऐसा क्या है कि वो पैंट पहन के नहाएंगे, हाफ पैंट पहन के नहाएंगे। दादा तो नंगे नहीं नहा रहे हैं, धोती पहने रहते हैं, धोती पहने पहने नहाते हैं। हमको तुम लोग पूरा ऊपर से नीचे तक नंगा कर देते हो। दादा के देह कोई नहीं रगड़ रहा है, हमको लिए पत्थरा जो है मार दे, कोहनी कीला टखना सब रगड़ रगड़ के मार। अरे एक पत्थर भी होता था, अरे बहुत कष्टप्रद, बीच में उसको भी यूज कर लिया। हमारे जीवन में 2 पत्थर थे, झाई वाला पत्थर, 2 पत्थर। एक पत्थर हमारी माताजी का हाथ, बच्चों को पीट पीट के और घर के काम कर करके खुरदुरा हो चुका हाथ, उनका हाथ पत्थर से कम नहीं रहा। और दूसरा, उनके हाथ में दरअसल एक पत्थर होता था, तो ओके के साबुन से नहाने के बाद वो पत्थर से एड़ियों का, घुटनों का, इन सब का मैल रगड़ा जाता था, पीठ तक कई बार उससे वो गर्दन पे जब चल जाती है ना, हाँ, तो बहुत यहाँ तक पीठ पे चलते हुए जब वो गर्दन पे आता था, बाप रे। अच्छा, ये पत्थर कभी भी आपको पत्थर के साथ सहज कैसे किया जाता है स्नान में, ये कमाल की घटना है। आपको पत्थर से रगड़ा जा रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, अरे बोल रहे जो दो जाए दो गम गम मत मर जा, आप चिपिया रहे हैं, पिपिया रहे हैं, तब तक नंगी पीठ पे भीगे हुए हाथ चटाक से एक बहुत जोर की आवाज आती है, दिन भर सुअर की तरह घूमते रहते हो, मैल कितना होता है, कल नहलाया आज सुअर बन के आ गया। ये क्यों हो रहा है? ताकि पत्थर का दर्द तो आप भूल जाएं। तो ये डाइवर्जन क्रिएट, पानी वाले में आवाज बहुत आती है, इतना बढ़िया आवाज होता है, चोट का नाटक होता है, आवाज जो आता है उससे लगता है कि ज्यादा चोट लगी है। चोट इतनी नहीं लगती जितनी आवाज से लगती है। किसी को साइलेंसर वाली बम से, पिस्तौल से आप मारे तो दुनिया में आधा भय खत्म हो जाए मरने का। जो धाए से आवाज आती है ना, आदमी गोली से नहीं मरता है, आदमी धाए से मरता है। तो चिट्ठी लिखते रहिए सुदीप लवानिया जी, पहली चिट्ठी थी आपकी। अगली है मिस्टर नोबडी महाराष्ट्र से। वाह। ताऊ बाबा और सरदार को नमस्कार। आज सैटरडे है, आज 3 ताल का नया एपिसोड आएगा, इसी विचार के साथ मैं कोचिंग गया और दोपहर में घर आते ही सबसे पहले 3 ताल लगा दिया और सीधा चिट्ठियों वाले पार्ट तक स्किप किया। बाद में पूरा एपिसोड भी सुना क्योंकि मुझे मेरा पत्र कुलदीप सरदार की आवाज़ में सुनने की उत्सुकता थी। फिर मैंने मेरा पत्र सुना, बस फिर एक मराठी गाना याद आया, मला आमदार झाल्या सारखं वाटतंय। इसका लिटरली मतलब होता है मुझे विधायक होने जैसा लग रहा है। खैर, मेरा पत्र इंक्लूड करने के लिए थैंक्स। मैंने पुराने एपिसोड्स में से अलबेले प्रोटेस्ट वाला रिसेंटली सुना और सोचा कि उसके बारे में कुछ कहूँ। मेरा और प्रोटेस्ट का कुछ खास रिश्ता है क्योंकि रालेगण और हमारा गांव एक ही तहसील में पड़ता है। बहुत सही। अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट को सपोर्ट दिखाने के लिए स्कूल की तरफ से कई बार गए हैं। स्कूल से रालेगण बस 12 किलोमीटर है और मैंने एक बार 2019 के उनके एक मौन आंदोलन में भाषण भी दिया है। और एक प्रोटेस्ट मैंने देखा है जो गांव, मौन आंदोलन में भाषण, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विब देखिए आप। और एक प्रोटेस्ट मैंने देखा है जो गांव की महिलाओं ने पानी के लिए किया था। हमारा गांव पठार पर होने के कारण यहाँ पानी की समस्या रहती है, खासकर गर्मियों में। तो उस प्रोटेस्ट में महिलाओं ने रास्ता रोको कर दिया। तो फिर बहुत समय बाद तहसीलदार और कुछ अधिकारी पुलिस के साथ पहुंचे। जैसे ही तहसीलदार बात करने लगे, एक महिला ने स्टील वाला घड़ा, मराठी में हंडा, हमारे यहाँ भी हंडा ही कहते हैं, उनकी तरफ फेंक कर मारा और खूब गालियाँ दी। बाकी एपिसोड 108 में बाबा का बाबा पुराण अच्छा लगा। शुद्ध मराठी में फादर को बाबा कहते हैं, लेकिन ग्रामीण मराठी में नाना और दादा यानी ग्रैंडफादर को भी बाबा ही कहते हैं।
दादी और नानी को आजी कहा जाता है। मेरे कुछ मूवी रिकमेंडेशंस हैं, एक सैराट 2016 में जो आई थी मराठी, और एक ब्लैक फ्राइडे अनुराग कश्यप वाली। अगर आपने ये फिल्में देखी हैं तो अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अगले पत्र में मटन राष्ट्र वाले एपिसोड के बारे में लिखूंगा। वाह, जय हो सैराट। मिस्टर नो। और सैराट की तो रिव्यू हम कर चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ भी बात हो चुकी है, वैसे भी फेवरेट फिल्मों में देखी से हुई एक फिल्म है। है वो। उसका तो मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है सैराट का। सैराट, फैंड्री, पूरा एल्बम, ये हाँ। सब 2-3 फिल्में जो उस दौरान आई। अगली चिट्ठी है आदित्य की, गुना मध्य प्रदेश से। मेरा नाम आदित्य है, मेरी आयु 19 वर्ष है। मध्य प्रदेश के गुना शहर से हूँ। वैसे यहीं से ज्योतिराज सिंधिया चुनाव लड़ते थे ना, मतलब पिछली बार नहीं लड़े थे शायद, पर उनकी संसदीय सीट यही रही है। वैसे गुना तो बहुत पॉपुलर रही है, बड़े बड़े लोग वहाँ से लड़े। वहाँ के बाद फिर भागी होता है। वैसे तो शहर कई चीज़ों के लिए मशहूर है, पर ताज़ा पहचान ये है कि यहीं पुलिस ने हैंडपंप से शराब निकाली थी। वाह, मेरे ख्याल से पिछली बार भी लड़े थे, हार गए थे वो, फिर तो बीजेपी में आ गए। दिमाग पे बहुत जोर दिया, पर पत्र लिखने तक याद नहीं आया कि 3 ताल से पहली मुलाकात कैसे हुई। लगभग 5 अमावस पहले सुनना शुरू किया था। सारे एपिसोड्स कम से कम 2 बार तो सुने ही हैं। मैं कुछ करते हुए 3 ताल नहीं सुनता हूँ, 3 ताल सुनते हुए कुछ कर लेता हूँ। बहुत सही। वाह अर्थात गुरु, वाह। बढ़िया। 3 ताल सुनना प्राथमिक कर्म है और साथ में किए जाने वाला काम सहायक। अपने जेनजी दोस्तों के साथ किसी विषय पे डिस्कशन होता है तो मेरा क्लोजिंग रिमार्क अब एक ही होता है कि आई वंडर व्हाट ताऊ एंड बाबा हैव टू से ऑन दिस। पत्र लिखने का विचार कई बार किया, पर हर बार किसी प्राकृतिक कारण, जैसे हिंदी कीबोर्ड पर जाले पड़ जाना, आलस आना, उक्त विषय पर नया पॉइंट ऑफ व्यू ना होना आदि के कारण नहीं लिख पाया, प्राकृतिक कारण। पर पिछले एपिसोड में जब दुखती रग पे हाथ गया तो लगा कि ये एपिसोड मेरे लिए बना है। नहाने पे चर्चा का एक पहलू, उसका भी एक पहलू है हमारे समय का। पिछले 1.5 साल से मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने कोटा गया हुआ था। घर से बाहर रहने का पहला अनुभव था। पिताजी जब मिलने आते और हॉस्टल के दोस्तों की चरित्र परीक्षा लेनी हो तो बस ये पूछ लेते कि कितने दिनों में नहाते हो। अब समस्या ये है कि बदली बायोलॉजिकल साइकिल के कारण पहले की तरह सुबह 7 बजे नहाना संभव नहीं हो पाता, तो मैं शाम को नहाना ज़्यादा अनुकूल मानता हूँ। उससे देर रात तक नींद नहीं आती और बिना निंदियाए पढ़ा जा सकता है। पर पिताजी इस क्रांतिकारी विचार से सहमत नहीं हैं। उन्हें ये उनकी मान्यताओं पर चोट महसूस होती है। मैंने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चर्चा देखी जहां हाल में बताया गया कि अपारंपरिक बायोलॉजिकल साइकिल कैसे मनुष्य के अंत का कारण बनेगा। जानकर खुशी हुई कि इसमें मेरा भी योगदान होगा। पिताजी अक्सर एक चौपाई सुनाया करते हैं, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भाई ये सबके पिता यही सुनाते हैं। पिछले 10 वर्षों से उसमें किसी चीज से आपत्ति नहीं है, प्रातः काल से है। कि सुबह अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन वेल हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पिछले 10 वर्षों से मैं सुबह उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श कर रहा हूँ, पर अब सुबह जल्दी ना उठने की वजह से यह क्रम टूट गया। एक दिन पिताजी ने इस बात पे ताना मारते हुए फिर यही चौपाई सुनाई, तो इस बार मैंने हिम्मत करके कह दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने जेईई क्लियर नहीं किया। जब रात भर फिजिक्स पढ़ते तो सुबह नींद ही नहीं खुलती। फिर क्या, बुरी तरह कूटे गए। फिर चरण उन पे पड़े। पहले वो चरण पाते थे। अगर मसला कुछ और होता तो मम्मी बचा लेती, पर इस बार तो उनकी भी भावनाएं आहत हुई थी। खैर, किसी कारणवश या कारण ही बदली हुई बायोलॉजिकल साइकिल क्या सच में मानवता के लिए खतरा है, इस पर कभी बात करें। वैसे ये चिट्ठी मैं रात को 2 बजे लिख रहा हूँ, भूल चूक माफ़ करें। ताऊ बाबा और कुलदीप भैया को दंडवत प्रणाम। जय हो। आदित्य, गुना, मध्य प्रदेश। वाह आदित्य बाबू, आप 19 साल में जन्मेजयता दिखा रहे हैं और 2 बजे पत्र लिखने के बाद में सुबह आपके साथ जो हुआ होगा तो 2 बजे पत्र लिख रहे हैं, सुबह 3 बजा हुई, 6 घंटे की नींद लगा दी तो 9 तो बज ही गया है। ओहो, दुखद। 9 बजने मतलब है चाय 2 बार गरमाई जा चुकी है पकने के बाद। सबसे ज्यादा मम्मी इसी बात पे टेंशन लेती थी कि 2 बार चाय गर्म हो चुकी है तुम्हारी। हाँ, मतलब गैस वो मतलब भी, पैरामीटर था क्वालिटी कि भी, आज सब कुछ, हाँ। हाँ टेम्परेचर क्या रहेगा। मेरा तो उनका एक अलग ही क्लॉक था कि पहले दाएं हाथ से धरती को छू के फिर माथे को छूना है। कराग्रे उसके वस्ते बाद लक्ष्मी पैर कर जो है मध्य ना, सरस्वती पहले पैर नहीं लगना चाहिए। कर और मूले हम लोगों की जो आदत रही है कि पैर निकाल के चप्पल टटोलो पहले। हाँ। ठीक है, तो एक वो होता था। फिर आप घर से बाहर निकलते पहले एक तो दाएं नाक से सांस लेना और दाएं हाथ से ही दरवाजे को प्रणाम करना और फिर
अगर चित्र सामने नहीं हो तो फलां फलां देवी देवताओं को याद करना, उसके बाद आंगन में जाना। जब वेदना मतलब आंख खुलवाने के सारे हाँ। खटकर्म जो है करा देने। इसके बाद ब्रश करने की जरूरत ही नहीं। हाँ। अच्छा, विचित्र चीज़ ये है कि ये जो नियम बना है पहले धरती को स्पर्श करके उतरने वाला, इसकी सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि कोई भी बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में अपने बिछौने से ज़मीन पे उतरना हमेशा पैरों से सीखता है, हाथों से नहीं। बच्चों की आदत होती है कि वो पलंग पे अपने आप को टांग के ऊपर की तरफ खींचते हैं जब वो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, और जब उनको पलंग से उतरना होता है तो वो पैर नीचे लटका के ज़मीन की टोह लेते हैं। पैर बताता है कि हाँ 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 आ गई ज़मीन आ गई। कभी कभी उसी में जजमेंट गलत हो जाता है, उसी में कैलकुलेशन गलत होने पे कई बार मामला फंस जाता है। जब एक पैर उसका टच हो जाता है तो उसके सहारे वो दूसरा पैर भी टच कराता है, वहाँ से वो बैलेंस ऑक्यूपाई करके गेन करके फिर वो खड़ा होकर के चलता है। तो पैर से छूने में और हाथ से छूने में धरती को, और धरती पे टट्टी करना थोड़ी देर के बाद। हगना धरती पे है ना। और मतलब वो तो हगना बाद की चीज़ है, अभी धरती को छुआ और घर के बगल वाले खलिहान में जा करके चेन नीचे करके घर धरती को सींच भी दिया, है ना। विचित्र ये प्रातः काल एक हमारे यहाँ मेरे घर में था, ब्रह्म बेला में पढ़ी हुई चीजें याद रहती हैं, मैं क्या बताऊं। करेंगे, लेकिन आदित्य भाई ने जो कहा है कि विस्तार से कभी बायोलॉजिकल साइकिल क्या मानवता के लिए खतरा बनेगा, इस पर अपन प्रयास करेंगे कि बात मानवता खुद के लिए खतरा है। मानवता सपा से लड़ती है। अगली चिट्ठी है अलका सिंह की दुबई से। इनकी हमने आखिरी बार 100वें एपिसोड में चिट्ठी ली थी, जो लाइव वाला एपिसोड था। बहुत दिनों से चिट्ठी लिखने का सोच रही थी, लेकिन विषय समझ नहीं आ रहा था। इतना कुछ कहना होता है कि कभी कभी विचार और शब्द उलझ जाते हैं। तो फाइनली सोचा कि त्यौहार पर बात कर लूं, क्योंकि पिछले हफ्ते छठ पर्व मनाया, जो हम बिहारियों के लिए महापर्व है। छठ पर्व हमारे सनातन और प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण है, और फिर भी गाहे बगाहे ये चर्चा का विषय बना रहता है कि पहली पूजा किसने और कब की। बाबा और ताऊ भी की राय भी शायद इस पर जानना चाहूँगी। जब घुटने भर जल में खड़ी व्रती सूप में आम से फल फूल लेकर पूरे साज सज्जा पूरे वैभव से खड़ी रहती है, तो उसमें हमें छठी मैया की छटा दिखती है। मन में श्रद्धा के अलावा कोई भाव नहीं आता। छठ वो पर्व है जिसमें राजा और रंक, छोटी और बड़ी जाति के लोग एक ही घाट पर शीश नवाते हैं। सभी एक देवता को अर्घ्य देते हैं और सभी बराबर आशीर्वाद पाते हैं। छठ के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगाकर घाट पर बैठी स्त्री अपनी हजारों वर्ष पुरानी पीढ़ी की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कर रही होती है। उनमें हमें सीता, अन्नपूर्णा, सावित्री सब दिखती हैं। छठ डूबते हुए सूर्य और उगते सूर्य की उपासना का पर्व है। श्रद्धा का, भक्ति का, विश्वास का और आस्था का पर्व है। दूर देश में होकर भी हम इसे पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। मैं इस साल की छठ की कुछ तस्वीरें साझा कर रही हूँ कि दुबई में इस बार छठ की छटा कैसी रही। जय छठी मैया, डॉक्टर अलका सिंह, दुबई यूएई। इन्होंने तस्वीरें भेजी हैं वहाँ की। बिल्कुल, वो हम लोग अभी देखेंगे उसको। हाँ, ये एक वैदिक टाइप का पर्व है। मतलब इसमें कोई भगवान राम, कोई मंत्र, कोई भगवान, कोई एंगेजमेंट नहीं है। किसी का कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ नेचर पर आधारित है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने कुछ त्रासदी कर दी एक तरह से हमारे साथ, छठी मैया की मूर्ति तक बना डाली है और चित्र बना डाले हैं। छठी मैया की कोई चित्र, कोई मूर्ति नहीं है, और वो सिर्फ उस दिवस को नोटिफाई करने के लिए है। छठी जो है वो तिथि है, षष्ठी है, उसका छठी मैया से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, छठी एक तिथि है जो आई है, इसलिए हम उसको याद करने छठी मैया कह रहे हैं। हाँ। दरअसल सूर्योपासना का पर्व है। छठवें दिन होता है और उस दिन को माँ की तरह ट्रीट करते हैं, पर उसमें कोई भी चरित्र, कोई भी मूर्ति नहीं रखी जाती है। वो तो हम पर्सोनिफिकेशन कर ही देते हैं, गंगा हर चीज का कर देते हैं। हमने तो गंगा मैया की भी मूर्ति नहीं होती थी बाय द वे, फिर बनने लगी। गंगा की मूर्ति ताऊ गुप्ता काल में बनने लग गई। पूजा करने के लिए नहीं बनी थी। हाँ, वो सिंबॉलिक थी, पूजा के लिए नहीं बनी वो। और उसमें फिर बहुत डिस्प्यूट हुआ कि गंगा को और इनको यमुना को पहचानेंगे कैसे। तो ये तय हुआ कि अगर कच्छप पे, कछुए पे देवी है तो वो यमुना है,
और अगर मकर पे देवी है तो वो गंगा है। तो इस तरह से गंगा और यमुना का इंडियन मैथोलॉजी में आइडेंटिफिकेशन है। ये भी सवाल कि पूजा कैसे हुई, मुझे लगता है कि दुनिया की ही शुरुआत में अगर देखें कि पूजा शुरू कहाँ से होती है, केवल बात छठ की नहीं है, पूजा कहाँ से शुरू होती है, तो मुझे लगता है कि इंसान ने सबसे पहले पूजा प्रकृति की होगी। भगवान की पूजा का समय प्रकृति से बहुत बाद में आया, पहले प्रकृति पूजी गई। जब कलकलाते हुए मेघ, दावानल और उनके बीच में चमकती हुई गिरती हुई बिजली, उससे पैदा हुआ होगा भय, या जब वृष्टि से मिली होगी राहत, जब पेड़ों के ऊपर उसकी जैविक निर्भरता को उसने धीरे धीरे समझा होगा कि नहीं ये पेड़ नहीं होते, उसने कभी सोचा होगा कि ये पेड़ नहीं होते तो मैं कैसे सरवाइव करता। यहाँ से वो चेतना आई, और वो चेतना आभार और भय दोनों के मिश्रित भाव के साथ आई। ईश्वर या प्रकृति की पूजा भय और आभार दोनों की वजह से शुरू हुई, क्योंकि जो शक्तिशाली होता है उसकी पूजा की जाती है। शक्तिशाली जो होता है ना, वो भय भी देता है और कृपा भी देता है। आप ईश्वर की पूजा इसलिए नहीं करते कि ईश्वर आपको वरदान दें, ईश्वर आपको बख्शे रहे। आदमी कहता है चल तो जाएंगे, मारो मत। छठ आपको आने वाले सीजन के लिए भी तैयार करता है। हाँ, कि आप अब विटामिन डी नहीं लेंगे चूंकि आप लदे रहेंगे कपड़ों में, और पानी से भी भागेंगे, तो पानी में 1 घंटा खड़े रहिए और विटामिन डी सूरज का बिल्कुल, और उसका व्रत और खाना सब अगले 3-4 महीने आप जो है इन 2 चीजों से। अरे दिवाली का जबरदस्त डिटॉक्स है वो, जबरदस्त। छठ की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि बस कुछ भी बाजार का नहीं होता था, सब कुछ होममेड अब घर होने लगा है। उसकी मिठाइयाँ भी, जिसे ठेकुआ बोलते हैं, आपको घर में बनानी पड़ती थी, क्योंकि बाजार से लाया हुआ लड्डू और नहीं घर लगता। में भी अपना गेहूं धो के पीस के दरदरा मोटे अनाज का ठेकुआ बनता था। ये नहीं कि चक्की से पिस के आया उसी में से 2 बार निकाला हपर हपर, ना ना, पिछले शुक्रवार तो उसी से निकाल के आटा। अब तो अंग्रेजी फल भी लगाने लगे हैं लोग, लिट्टी मास चला था। अरे इस बार तो हमने वो देखा, सीजनल वाले, वो ड्रैगन फ्रूट। एक डलवा में ड्रैगन फ्रूट देव करे, छठी भैया आ जाओ, तो पिंक हो गया है मामला। कमलम हो गया उसका नाम अभी। कमलम, नाम कमलम, अमलम, कमलम। चलिए, तो चिट्ठियाँ भेजिएगा। ये 109वां एपिसोड था, अगला एपिसोड 110वां होगा। वाह। चिट्ठियाँ आपको भेजनी है पाकिस्तान पर, इमरान खान पर, या जो भी मन में आता है जो भी उस पर, और झारखंड और हीरा मोती की कहानी पे हमने बात की है। radio@aajtak.com पर आप चिट्ठियाँ भेज सकते हैं। आप जिन भी ऐप्स पे सुनते हैं, अगर स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पे सुनते हैं तो वहाँ पर कोशिश करें, अगर रेटिंग का ऑप्शन है, ज़्यादातर जगहों पर है, स्पॉटिफाई पे है और एप्पल पॉडकास्ट पे है। गूगल पे मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं है अभी है या नहीं रेटिंग का, पर अगर है तो जियो सावन पर आप दे सकते हैं, तो आप रेटिंग दे दीजिए वहाँ पे हमें, चाहें तो एक कमेंट का एक रिव्यू दे दीजिए। और आपको अगर ये लगता है कि आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को 3 ताल पसंद आएगा, तो उनके साथ साझा जरूर करें। हाँ, पसंद आए ना आए, आप अगर इतना टाइम हमको दे रहे हैं, 2 घंटे दे रहे हो, वो तो अपना टाइम बचा के क्या करेंगे? उसका अचार डालेंगे। हाँ, फिर आप बाद में उनसे कहते फिरोगे, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अगले एपिसोड में 110 में तूने टीटी ही नहीं, खुरपेश ने टीटी स्टाफ नाम दे दिया था टीटी लोगों को, स्टाफ, और टीटी उसको ऑफिशियली बुलाते हैं। हाँ, हाय कमबख्त तूने टीटी ही नहीं। वो किसी ने टी शर्ट के लिए पूछा कि 3 ताल वाली टी शर्ट या झोला कैसे मिलेगा, तो उस पर रिप्लाई में लिखा है खुरपेच ने कि अपने बायो में टीटी स्टाफ लिख लो। बोले एड्रेस वगैरह कोई कैसे लेगा? बोले टीटी स्टाफ लिख लो, घर पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।